हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर 8। तो यहाँ पे आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा। 80 मार्क्स का है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। देन सेक्शन ए से मूव करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये इसका काम क्या है? इसका काम है लुक इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो जितने भी मेंबर कंट्रीज इसके अंदर आते हैं उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के बारे में ये सोचता है। सेकेंड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या करता है? ये करता है रिसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन एंड अमॉन्ग मेंबर्स कंट्रीज। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड हेग में है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। क्या काम करता है? ये प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसको बचा के रखता है। एंड जनरल असेंबली जो होती है ना, यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं ग्लोबल इश्यूज को लेकर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4132। तो 4132 कहाँ है? आंसर बी इज करेक्ट। देन सेकेंड वाला है द 14th समिट ऑफ नैम वॉज हेल्ड इन। तो 14 समिट कहाँ हुआ था नैम का? नैम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये हुआ था हवाना। और ये कब हुआ था? 2006 में हुआ था। हवाना कहाँ है? ये क्यूबा की कैपिटल है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी रीजन साइटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975। तो प्राइमरी रीजंस क्या थे इमरजेंसी लगाने के? तो पहला बोल रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सेकंड है इंटरनल डिस्टरबेंस, ये बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है फाइनेंशियल क्राइसिस, ये भी नहीं था। और नेक्स्ट है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ये सही है। तो यानी 2 एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा। 2 एंड 4 आंसर बी इज करेक्ट। देन फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ यूएन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल इश्यूज को कौन सी एजेंसी हेल्प करती है? तो ये हो जाएगी आपकी यूएनईपी। इसका फुल फॉर्म ही क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। देन फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर। आपको बताना है गलत पेयर कौन सा है। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये 1947 में हुआ था, सही है बिल्कुल। मर्जर एग्रीमेंट ये 1949 में हुआ था, ये भी सही है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था, बिल्कुल सही है। रीऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट 1982, ये गलत है। ये 1982 में नहीं आया था, ये 1971 में आया था। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट। देन सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डिड द प्लानिंग कमीशन इन्फ्लुएंस इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो प्लानिंग कमीशन जो है ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को दर्शाता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इट बिकेम सेंट्रल टू डिटरमाइनिंग इंडियाज डेवलपमेंट पाथ एंड स्ट्रेटजी। ओके, देन सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर की बात कर रहा है। ये कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? ये 1991 में खत्म हुआ था। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के लीडर्स कौन बनते हैं? तो यहाँ पे है बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। आंसर डी इज करेक्ट। एट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो पहली बार इलेक्शंस हुए थे तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बेस्ट है? तो इट वाज द फर्स्ट इलेक्शन कंडक्टेड विद द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। इट वाज द लार्जेस्ट इलेक्शंस एवर कंडक्टेड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। बिल्कुल सही बात है। ये दुनिया के पहले इतना बड़ा इलेक्शन था हमारे देश में जिसमें सब लोगों ने अपनी भागीदारिता की थी और ये इलेक्शन हमारा बिल्कुल सफल हुआ था। ठीक है, तो आंसर बी इज करेक्ट। देन नाइन्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एन अलायंस इज ए कोलिशन ऑफ स्टेट्स दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। बिल्कुल सही है। इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी देन मोस्ट थ्रेट टू कंट्री सिक्योरिटी कम आफ्टर आउटसाइड इट्स बॉर्डर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये दोनों ही परिभाषा सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। देन टेंथ है असर्शन रीजनिंग का है। इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये क्योटो एक जगह है जापान के अंदर, तो वहां पे एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था ग्रीन हाउसेज एमिशन के लिए। ओके, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बोल रहा है, ये बिल्कुल सही है। देन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वॉज नॉट सिग्निफिकेंट।
ये भी सही है। देखो इंडिया, चाइना और आपके जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ये उस समय पे इसलिए डर रहे थे कि अगर हमारा ग्रीन हाउसेस एमिशन नहीं हो पाएगा तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा बाहर रहने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी फाइनली 2002 में इंडिया जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 11th क्वेश्चन देखेंगे, द इरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बिगेन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1989। तो 1989 के बाद ही मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इसका एरा शुरू हुआ था। यहाँ पे क्या है, रीजनल पार्टीज भी आने लग जाती हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट जो है मिलकर गठबंधन करने लग जाती हैं। तो ये जो टाइम था ये मल्टी पार्टी सिस्टम का टाइम हम उसको बोल सकते हैं, और इसी समय से कोलिशन गवर्नमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। और इसका रीजन क्या बोल रहा है, इलेक्शन इन 1989 लेड टू द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड इट्स द डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है वो डिफीट होती है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है इसका रीजन। तो असर्शन रीजनिंग दोनों ही सही है, और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। आंसर हो जाएगा आपका ए। देन ट्वेल्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको इसको सबको पढ़ के, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको आपको पूरा पढ़ के और इसको अरेंज करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 3 2 1। पहले ये घटना हुई, फिर ये हुई, फिर ये ऐसे करके इसको याद कर लेना, और आपको इसके ईयर सर्च करने हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डालने हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 4 3 2 1, यानी आंसर सी इज करेक्ट। देन मूव करेंगे सेक्शन बी पे, एक्सप्लेन एनी टू गोल्स ऑफ BAMSEF एंड व्हेन इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। तो BAMSEF क्या है, ये एक फुल फॉर्म है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसको हम बोलेंगे। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, और ये यहाँ पे क्या है, इंश्योर करने के लिए बनी थी कि भाई SC ST और OBC जो है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देना। Then 14th है, how did the 1967 election change the political landscape in India। तो 1967 के जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या चेंज कर देते हैं इंडिया के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी सिंगल पार्टी यहाँ पे नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि और पार्टीज का आगमन हो जाता है और यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम आने लग जाती है। ठीक है, तो ये आप दोनों चीज डाल सकते हो। उसके बाद 15 है, व्हाट वर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इमरजेंसी पीरियड। तो इमरजेंसी पीरियड के बारे में आपको लिखना है कि भाई क्या हुआ था। तो 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी का टाइम यहाँ पे चला था। जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो सब एक तरीके से यहाँ पे इनएफेक्टिव हो गए थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए गए थे, है ना। और ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। 16 क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN। तो UN के दो ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने। तो पहला क्या काम है UN का, कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, और दूसरा जो है कोऑपरेशन बना के रखना है, और जो कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उनको बचा के रखना है। ठीक है, व्हाट इज नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म की जो थियोरी है वो राम मनोहर लोहिया ने दी थी, और इन्होंने कांग्रेस रूल को एक तरीके से एडवोकेट करके ये बताया था कि बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल करते हैं कंट्री के अंदर। ठीक है, और ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पीपल, पुअर पीपल्स के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसे करके मतलब इन्होंने कांग्रेस के ऊपर जो है कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए थे। व्हाट इज द कोलिशन गवर्नमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, तो भाई ये गठबंधन की सरकार होती है। एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, और ये किस तरीके से डिफर है, तो इसमें आपको बताना है। तो कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। क्यों डिफर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं। सिंगल पार्टी में कोई ऑप्शन नहीं होता, भाई जो रूल कर रहा है वो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये एक नेगोशिएशंस करवाता है, कॉम्प्रोमाइज करवाता है बाकी की पार्टीज के बीच में, और फिर इस तरीके से सरकार चलती है। देन सेक्शन सी पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ कैन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू सिक्योरिटी टू बी डिसॉल्व। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में आपको लिखना है, ये आपको PDF में मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगी आपको, और टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको मेरे चैनल को। उसमें आपको पूरी जो PDF है वो डाउनलोड करके इसके बारे में पढ़ना है, क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी। Which steps must be adopted to conserve the natural resources। तो नेचुरल रिसोर्सेज भाई किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। देखो धीरे धीरे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, और आगे और भी करने वाले हैं। तो जैसे एफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम पेड़ों को काट देते हैं, उससे हमें बचाना है। ठीक है, तो जैसे टेरेस फार्मिंग हम कर सकते हैं हिली रीजन में जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती,
कॉन्टोर प्लोइंग कर सकते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें डालनी है। 21 देखेंगे एक्सप्लेन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। तो देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है, पूरे वर्ल्ड से एक तरीके से इंटरकनेक्टेड रहना। तो इसमें जैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है ये मोर इम्पोर्टेंस देता है IMF और WTO को, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, कुछ जो कंट्रीज हैं वो अपना मोनोपोली भी बना के रखते हैं इन सब ट्रेड वगैरह पे, ये सब पे, लेकिन फिर भी हम अपना कल्चर जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। कमोडिटीज जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं हमारी, हम जॉब्स वगैरह करने के लिए जाते हैं, है ना, और हम किस तरीके से इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, ये सब ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। देन 22nd क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपको बताना है, जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो है रशिया में देखी गई थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद हम देख सकते हैं। तो यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरीके से इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जाता है। और USSR जो है जिसको मतलब डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था 1991 में, तो वहां पे यही पार्टी चलती थी। यहाँ पे ये सिंगल पार्टी सिस्टम होता है जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो ये सब आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे मतलब फीचर्स पूछे हैं, तो आप ये फीचर्स जो है इसके PDF में पढ़ के और इसके बारे में डाल सकते हो, ओके। देन मूव करते हैं इसका B पार्ट, व्हाट वर द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द 4th जनरल इलेक्शंस इन द इंडिया इन 1967 ऑन द डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो 1967 के इलेक्शंस के बाद जो है यहाँ पे जिसको 4 जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ से वैसे बनने लग गई थी, और जो नई पार्टीज हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, संयुक्त विधायक दल वगैरह ये सब शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो कई सारे कांग्रेस लीडर्स होते हैं वो लेफ्ट पार्टी के होते हैं, जो वो ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी पार्टीज, है ना, लोकल पार्टीज का आगमन हो जाता है, ऐसे करके आप इसमें डाल देना। देन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है? तो वर्ल्ड बैंक जो है ये 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे ही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है? 1945 में खत्म होता है। और ये कंट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जैसे उनकी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, उनके लिए पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सब आप लिखते हैं ना। इसका पूरा बॉक्स जो है बना हुआ है, जो आपका ये चैप्टर है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपके बॉक्सेस बने हुए हैं, उनको पढ़ना है। डिस्क्राइब एनी 4 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो कोई भी 4 ऑर्गन्स डाल सकते हो। तो भैया जनरल असेंबली एक ऑर्गन हो गया, द सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन हो गया इसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, और द सेक्रेटेरिएट हो गया। तो 6 है वैसे तो, लेकिन आपको 4 ही पूछा है, तो चारों के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना है। देन आपका सेक्शन D जो है ये पैसेज बेस्ड है, और इसमें आपको दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्या बोल रहा है, विच ग्रुप लेड द आसाम मूवमेंट। तो आसाम मूवमेंट जो है इसका कौन सा ग्रुप है? तो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन है, और यही है इसका आंसर, ठीक है। आंसर B इज करेक्ट। Then why did the Assamese seek the detection and deportation of the outsiders? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा as a huge number of Bengalis Muslims was a cause of concern of Assamese। भाई ये सब जो बंगाली मुस्लिम है अपने आप को आसामीज बोलने लग गए थे। They felt that their foreign nationals would reduce the indigenous Assamese to minorities। और यहाँ पे indigenous people एक तरीके से थ्रेट में आ गए थे, ठीक है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, both A and B। Then what was the primary concern of the Assamese regarding the Bengali Muslim settlers from the Bangladesh, and what were the main demands of ASHU during the anti-foreigner movement? तो यहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो माइग्रेंट कर जाते हैं आसाम में, और आपने देखा भी होगा कि इनकी आइडेंटिटी के लिए बड़ा बवाल मचता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये माइग्रेशन की वजह से ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आशु है वो डिमांड करती है कि भाई इनको दोबारा वापस भेजो अपनी जगह पे, ठीक है। उसके बाद 25th वाला जो है ये आपका मैप बेस्ड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, स्टेट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द बाइफर्केशन एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ 1947। तो 1947 के समय पे जो पार्टीशन का जो इशू मचा था ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था? ये वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान बने थे ना, तो वेस्ट पाकिस्तान तो ये वाला पार्ट हो गया। ईस्ट पाकिस्तान ये जो बांग्लादेश, उसको बाद में बांग्लादेश बना दिया गया, लेकिन पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान ही बोलते थे। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये पार्टीशन होता है 2 साइड से, ठीक है। उसके बाद अब प्रिंसली स्टेट हु रूल्ड रेसिस्टेड इट्स मर्जर विद इंडिया।
तो यहाँ पे कौन सा था ये था आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो नहीं मिलना चाहता था ना पाकिस्तान के साथ ना इंडिया के साथ। द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी फेल्ड टू विन मेजोरिटी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो कहाँ पे ये हार जाती है, ये केरला में हार जाती है। आज भी ऐसे ही है, केरला जो है वो अपनी ही लोकल पार्टीज को ज्यादा प्रेफर करता है। द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 1966, तो ये है हरियाणा, पंजाब से कट के बना था हरियाणा। तो यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा आपका ये सी वाला। ठीक है, और तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा ADBC, डाल देना इसको इस स्टेट्स के नाम के हिसाब से। देन उसके बाद ये हमने देख लिया। 26 वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, तो कार्टून देखते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है भाई, दिख ही रहा है। यहाँ पे ये चाइनीज बंदा खड़ा है, यहाँ पे इंडियन है। ठीक है, व्हाट डज द अबाव इमेज रिप्रेजेंट, तो ये क्या दिखा रहा है, मतलब किस चीज को दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। 1962 में जो लड़ाई हुई थी ना, वो इसी की वजह से हुई थी। उसके बाद विच इंडियन एरियाज वर कॉन्क्वर्ड बाई चाइना इन द वॉर ऑफ 1962, तो कौन सा एरिया जो इन्होंने हमारा जीत लिया था, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न लद्दाख, जिसको COK भी बोलते हैं, है ना, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। देन व्हाट एक्शन डिड चाइना टेक आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ अटैक इन 1962, तो यहाँ पे आपको आंसर पूछ रहा है। तो इट डिक्लेयर्स अ यूनिलेटरल सीज फायर एंड विड्रू इट्स ट्रूप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका B। देन फोर्थ है व्हाट वाज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1962 साइनो, साइनो मतलब चाइना, इंडियन वॉर ऑन इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिग्नेशन ऑफ टॉप आर्मी कमांडर्स एंड दैट। देखो हम क्या इसमें हार गए थे, तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इंडिया की स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाती है चाइना के साथ ना, तो क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा धोखाधड़ी करता था उस समय पे, तो अभी भी है ऐसा ही। तो इसीलिए क्या है, हम इस लड़ाई में जीत नहीं पाते हैं। और वैसे भी चाइना काफी ऊंचाई पर है और हम नीचाई पर है, तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। चलो देखते हैं सेक्शन E। तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जामिन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द चाइना टू ओवरटेक द US इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाई 2040। तो चाइना जो है ये बोलता है कि भाई US से भी बड़ी इकोनॉमी बन के दिखाऊंगा 2040 तक। ठीक है, तो बन भी सकता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं बहुत तगड़ी हैं। ओपन डोर पॉलिसी इसने जब से अपनाई है ये बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। एक समय पे चाइना का बहुत बुरा हाल था। तो इसकी PDF जो है बेटा आपको मिल जाएगी इसके टेलीग्राम चैनल पे, और उधर से आपको देखना है इसका आंसर प्रॉपरली, क्योंकि बहुत लेंदी इसके पॉइंट्स है, मैं डिस्क्राइब करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है इसका और में ही, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द शॉक थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉक थेरेपी USSR डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो शॉक थेरेपी का मतलब ये कि भाई जो उनका सिस्टम पहले चलता था, फिर किस तरीके से ये दूसरे सिस्टम में आते हैं, कैसे कैपिटलिस्ट चीजों को अपनाते हैं, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, उसको शॉक थेरेपी में बताएंगे हम। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्राइब द 4 एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन्ड अमॉन्ग मोस्ट पार्टीज। तो यहाँ पे इसका बताना है आपको। तो जैसे इधर एग्रीमेंट करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट के लिए, है ना, तो ये सारी चीजें आप कंसेंसस में डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट एनी 4 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द BJP बिकम अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स इन द इंडिया सिंस ए लेट 1980s। तो BJP अपने आप को काफी बूस्ट कर लेती है 1980s के बाद। तो इसमें आपको डाल देना है भाई किस तरीके से ये NDA की हेल्प लेती है, मतलब NDA के साथ मर्ज होके और ये दिन ब दिन तरक्की करती चली जाती है। और 1998 में पहली बार इसकी सरकार बनती है। फिर 99 में आपके अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं, और आज भी BJP खूब रूल कर रही है बढ़िया से। चलो खैर आगे देखते हैं। 29th मेंशन एनी 3 पॉजिटिव एंड द 3 नेगेटिव ऑफ सोवियत सिस्टम इन द सोवियत यूनियन। तो कोई भी आपको 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव यहाँ पे चीजें डालनी है। सोवियत सिस्टम में क्या था, तो देखो अच्छा ये था कि वहां पे ना कोई गरीब था ना कोई अमीर था, यहाँ पे इक्वलाइजेशन बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही फिर ये कैपिटलिस्ट मूवमेंट अपनाते हैं तो उसमें चेंजमेंट आ जाता है, क्योंकि उस समय पे सरकार का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे कंट्रोल बंद हो जाता है। तो ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव आप डाल सकते हो। देन व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ये इस USSR वाले चैप्टर के काफी क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें। तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन के बारे में बताना है आपको कि क्या रीजंस थे। तो भाई रीजंस तो हमको पता ही है कि यहाँ पे कम्युनिज्म से लोगों को कैपिटलिस्ट में स्विच करना था। लोग जो है बहुत बगावत पे उतर आते हैं और किसी भी लीडर की चल नहीं पाती है। मिखाइल गोर्बाचेव जो है कई सारी जो
पॉलिसीज भी लेकर आते हैं, 2 पॉलिसीज लेकर आते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाती हैं और फाइनली डिसइंटीग्रेशन हो ही जाता है। ये जो पूरा 15 राज्यों का मतलब 15 देशों का जो समूह था ना यूएसएसआर, ये सब अलग अलग हो जाता है। उसमें आज की डेट में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रशिया है। उसके बाद आपको पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है कि किस तरीके से 1947 में पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बारे में। देन व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है इंडिया ने फेस करी, प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट में मिलाया गया और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, ये भी आपको इसमें डालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है खत्म और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वीडियो नंबर 9 में। ठीक है, तो तब तक आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।